नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट को लेकर के नोटिफिकेशन आपका ऑलरेडी आ चुका है। आवेदन आपके चल रहे हैं। यदि आप तक ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। ओटीआर के थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ फॉर्म में ज़्यादा दिक्कत वाली बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आज हम लेकर के आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट को लेकर के जो भारतीय इतिहास वाला पोर्शन है। पहले जो 5 नंबर आपका पोर्शन सिलेबस में दे रखा है, सिलेबस भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये आपका सिलेबस है जिसमें भारतीय इतिहास जो पोर्शन दे रखा है, ये पूरा 5 नंबर का पोर्शन आएगा। ये सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर भेज चुके हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें ये सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश राज, अभ्युदय, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये पूरा 5 नंबर का जो पोर्शन है इस वीडियो के अंतर्गत हम पूरा आपको कवर करेंगे। और इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट में क्वेश्चन लिख दीजिएगा। अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम आपको कराएंगे। बाकी कोर्स तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका 5 नंबर का आएगा। आगे आने वाले वीडियो में इसको भी हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा ये पूरा 5 नंबर का टॉपिक कवर होगा। और बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक से। तो ये है यूपी ट्रिपल एस सी पेट फाइनल मास्टर नोट्स हैं आपके यूट्यूब स्पेशल के लिए। 100% परफेक्ट कंटेंट, बड़ी स्क्रीन पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इस पीडीएफ में क्या क्या शामिल होगा, सिलेबस 5 नंबर के, वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसमें आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के 2021, 2022, 2023 और 2025 के नवीनतम परीक्षाओं को देखते हुए जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उनको लेकर के पीवाईक्यू भी जो है साथ साथ में ब्रैकेट में हमने लिख दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो बने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता को लेकर के तो विस्तार कहाँ से देखने को मिलता है, तो कार्बन 14 पद्धति आपने सुना है, जिससे हम किसी भी चीज का आयु का पता लगाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व यह है इसका टाइम पीरियड सिंधु घाटी की सभ्यता का। तो ये कांस्य युगीन, आद्य ऐतिहासिक और पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। तांबे का पहली बार उपयोग जो है वो ताम्र पाषाण काल में हुआ था। इसीलिए हमने ब्रैकेट में पेट 2022 लिख दिया है, जैसे जो भी क्वेश्चन कब पूछा गया है। भौगोलिक सीमाओं की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उत्तर में मांडा है और दक्षिण में दैमाबाद है, पूर्व में आलमगीरपुर है और पश्चिम में है सुतकांगेटोर। पर अगर नदियों से क्वेश्चन बनता है कि आपका पूर्व में कौन सी नदी, उत्तर में कौन सी नदी, इस प्रकार से, तो उत्तर में चिनाब नदी है, दक्षिण में गोदावरी नदी है, पूर्व में आपका हिंडन नदी है और पश्चिम में दास्क नदी है। जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार को लेकर के, प्रमुख नगर और उनके साक्ष्य से क्वेश्चन एक ना एक हर बार हर पेपर में बन जाते हैं पेट में। तो हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, उसकी अगर बात करते हैं तो खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। आपको हड़प कर जाए किसी की जमीन तो कहते हैं भैया तुमको क्या दया नहीं आती है। तो दयाराम साहनी जो है खोजकर्ता थे। 1921 जो है इसका समय जब इन्होंने खोज की थी। यहाँ पर जब खोज हुई तो यहाँ पर कुछ साक्ष्य देखने को मिले। तो विशाल अन्नागार आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर मिले। इसी प्रकार R37 कब्रिस्तान देखने को मिला। शंख का बैल हो गया, उर्वरता की देवी की मूर्ति है, पीतल की इक्का गाड़ी है, ये सब यहाँ पर देखने को मिले। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं जो कि आपका सिंधु नदी के किनारे है। राखल दास बनर्जी हैं इसके खोजकर्ता, 1922 में खोज की थी। यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो है इसको कहते हैं मृतकों का टीला। ये पूछा जा चुका है पेट में क्वेश्चन 2021 में। तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। पशुपति शिव मुहर मिली है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, मोम लोपी ढलाई जिसको लॉस्ट वैक्स कहते हैं, इससे बनी कांस्य नर्तकी की मूर्ति भी पूछा जा चुका है पेट 2022 में। तो ये दोनों आपको, यानी यहाँ पर जो भी साक्ष्य हैं, मतलब कि जैसे मोहनजोदड़ो में क्या क्या वहां पर साक्ष्य मिले हैं, इनसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं पेट में हर बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस पोर्शन को अच्छे से दिमाग में बैठाना है। फिर बात करते हैं लोथल को लेकर के। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। इसकी अगर बात करते हैं खोज तो SR राव ने की थी 1954 में। यहाँ पर गोदीवाड़ा बंदरगाह, चावल धान की भूसी, फारस की मुहर, अग्निकुंड, युगल समाधान, मनके का कारखाना, ये सब देखने को मिला। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1951। जुते हुए खेत बहुत पूछा जाता है। अलंकृत ईंटें, काले रंग की चूड़ियां, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, ऊंट की हड्डियां, भूकंप साक्ष्य, ये सब आपको देखने को मिलते हैं कालीबंगा में। वहीं बात करते हैं धौलावीरा को लेकर के। लूनी जो है वो नदी है आपकी, और जेपी जोशी जो है इनके द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी 1967। उत्कृष्ट जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट यहाँ देखने को मिलता है। नगर 3 भागों में विभक्त था। विशाल स्टेडियम था, सूचना पट्ट था, इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को जो है वो मिली। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर इनके स्थान को लेकर के भी बनता है, जैसे चंद्रद्रोह वर्तमान में क्या स्थान है, तो ये आप कमेंट में भी बता सकते हैं। कुछ चीजें आपको भी अपने कमेंट में थोड़ा सा
अपना भी साहस दिखाना है कि आप इसमें पूरा अपना 100% योगदान पढ़ने में दे रहे हैं। तो चनउदड़ों की बात करते हैं। सिंधु नदी, एनजी मजूमदार थे 1931 में जिन्होंने खोज की, और मनके बनाने का कारखाना बहुत पूछा जाता है। लिपस्टिक कंघा, बिल्ली का पीछा करता कुत्ते के पदचिन्ह, एकमात्र दुर्ग रहित नगर था आपका ये। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। फिर बात करते हैं राखी गढ़ी को लेकर के, जो कि आपका घग्गर नदी के किनारे जो है वो स्थित है। और यहाँ पर जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? सूरजभान थे। 1969 समय देखने को मिलता है, और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित ये था, और ये भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। क्वेश्चन ऐसे बनता है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो आप क्या कहेंगे? राखी गढ़ी। और देखिए पेट 2023 में क्वेश्चन यहाँ से बना है। अब नगर नियोजन और समाज को लेकर के अगर बात करें तो सड़कें यहाँ पर समकोण पर काटती थी, इसको हम ग्रिड पद्धति भी जो है वो कहते हैं। समाज जो है यहाँ पर मात्र सत्तात्मक था। स्वास्तिक चिन्ह वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलता था। लोहे से परिचित यहाँ पर लोग नहीं थे। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। लिपि यहाँ पर कैसी चलती थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि जो है वो चलती थी, दाईं से बाईं ओर चलती थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये भी एक खासियत है। वहीं अगर बात करते हैं आगे, तो आगे आपका है अगला वैदिक संस्कृति। हम यहाँ पर जो चीज़ें देख रहे हैं एक प्रकार से मैराथन के रूप में देख रहे हैं, तो शॉर्ट में चीज़ें आपको देख रहे हैं, और कोई चीज़ छूटे ना इसका भी विशेष ध्यान रख रहे हैं। तो वैदिक संस्कृति की बात करते हैं। वैदिक कल्चर आर्यों द्वारा निर्मित ग्रामीण सभ्यता थी आपकी। भाषा यहाँ पर संस्कृत चलती थी। समाज यहाँ पर पितृसत्तात्मक था, ऊपर अभी देख करके आए वहाँ पर मातृसत्तात्मक था। राजनीतिक संस्थाओं में राजा की शक्ति पर नियंत्रण के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थी। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां भी जो है वो कहा गया है। प्रमुख यज्ञ की बात करें तो राजसूय यज्ञ देखने को मिलता था, राज्य जो है उसके राज्याभिषेक के समय। अश्वमेध यज्ञ देखने को मिलता था साम्राज्य विस्तार के लिए, और वाजपेयी यज्ञ देखने को मिलता था शौर्य प्रदर्शन व रथ दौड़ के लिए। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन आपका वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। यहाँ पर टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। तीसरा मंडल जो है इसमें, जो यहाँ पर 10 मंडल है इसमें, तो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र का है, जिसमें विश्वामित्र रचित सूर्य को समर्पित है ये आपका। उसके बाद 10वां मंडल जो है वो पुरुष सूक्त है, और इसी 10 मंडल में से, और जो पुरुष सूक्त है ये चारों वर्णों का जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर इसमें उल्लेख जो है वो किया गया है। जब हम चारों वर्णों की बात करते हैं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र जो बात करते हैं ना, उसकी बात यहाँ पर की गई है। ऋग्वेद आपका हो गया क्लियर। फिर अन्य वेद और वेदांग की बात करते हैं तो सामवेद की जब भी बात आएगी तो ये संगीत से संबंधित होता है। यजुर्वेद की जब भी बात होगी तो गद्य पद्य को लेकर के जो है ये संबंधित हो जाएगा, और यज्ञ और ये आपका युद्ध वगैरह को लेकर के भी लिखा रहता है। अथर्ववेद की बात करते हैं तो जादू टोना बहुत पूछा जाता है। वेदांग की टोटल संख्या कितनी है? टोटल 6 है वेदांग। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इनके नाम भी याद करना है? एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको नाम पता होना चाहिए। उपनिषदों की संख्या की बात करें 108 है। कहाँ आया क्वेश्चन? पेट 2021 में। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो उपनिषद है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। आर्थिक जीवन की बात करते हैं वैदिक काल की, तो ऋग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय कैसा था? पशुपालन था। गाय को यहाँ पर अघन्या यानी ना मारने योग्य कहा गया था। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व अतरंजी खेड़ा जगह थी, जिसके बाद कृषि मुख्य व्यवसाय यहाँ पर जो है वो बन गया था। पवित्र नदियों में अगर बात करें तो प्राचीन नाम जो पवित्र नदियों के थे उनमें सबसे पहले नाम आता है परुष्णी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? परुष्णी नदी था। सतुद्री नदी जो है वो सतलज नदी का नाम था। अश्किनी जो है वो चिनाब नदी का नाम था। वितस्ता झेलम नदी का नाम था। व्यास नदी की बात करें तो उसका पूरा नाम विपाशा था। और सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती थी। ऑप्शन में गंगा आ जाए वैदिक काल को लेकर तो कंफ्यूज मत होइएगा। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी। और सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी, तो क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी इस पर बेस्ड पूरी पड़ी। वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। इस जो जितनी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं चीज़ें, किसी भी पेड क्लास में इतनी बेहतर चीज़ें भी नहीं पढ़ाई जाएंगी जो हम आपको यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो एटलीस्ट एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो अब बात करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म को लेकर के। बौद्ध धर्म की जब बात करते हैं तो गौतम बुद्ध जो हैं और जीवनी और शिक्षा, यहाँ पर जो पेज देख रहे हैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि ये जो लिखा हुआ दिख रहा है वो थोड़ा सा जो है वो सही हो जाए। यहाँ पर जो PDF है अब सही है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की बात करते हैं
तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवन और शिक्षाओं में सबसे पहले बात करते हैं जन्म को लेकर के। तो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। माता का नाम क्या था गौतम बुद्ध जी के? महामाया था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था। पालन जी की बात करें तो किसने किया था? प्रजापति गौतमी जो है उनके द्वारा किया गया था इनका पालन पोषण। बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध जी के? सिद्धार्थ था। गृह त्याग कब किया था इन्होंने? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह के त्याग किया था। और इसको क्या नाम दिया जाता है? गृह त्याग का नाम जो है वो है महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण में नी आ रहा है ना, निकलने के संदर्भ में, तो उससे जोड़ करके याद रख सकते हैं। तो ये जो महाभिनिष्क्रमण है इसका प्रतीक चिन्ह क्या था जो इन्होंने घर त्यागा था? तो आप क्या कहेंगे इसे? इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। पहले गुरु कौन थे इनके? तो उनका नाम था आलार कलाम, इनके पहले गुरु का नाम। अब ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं। तो हम जब ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं गौतम बुद्ध जी की, तो 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना फल्गु नदी जो थी उसके तट पर पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे ये पट में 2001 आया है 22 में क्वेश्चन। तो इन्होंने वहां पर ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्ति से पहले इन्होंने 6 वर्ष तक एक गुफा थी जिसका नाम था डुंगेश्वरी गुफा, इसमें भी ध्यान किया था। ये पेट 2023 में क्वेश्चन है। तो इस तरीके के, क्योंकि आपको ध्यान है पेट 2023 वाला सबसे कठिन पेपर आया था, तो ये डुंगेश्वरी गुफा वहां पर पूछ लिया गया था। तो ज्ञान प्राप्ति आपको याद हो गई। अब बात करते हैं आगे उपदेश को लेकर के। तो जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इसको क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए आपके नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे उपदेश को लेकर के क्या नाम दिया गया? जब इन्होंने घर त्याग दिया 29 वर्ष की आयु में, तो उसको क्या नाम दिया? तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को लेकर के, धर्म चक्र प्रवर्तन पहला, उपदेश को लेकर सारनाथ में दिया। पेट में आया था क्वेश्चन। और सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? तो कहां पर दिए? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और भाषा इनकी कौन सी है? तो भाषा इनकी पाली भाषा है। निधन की बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। इसे महापरिनिर्वाण जो है वो कहा गया था। सिद्धांत और अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। कौन कौन से थे? दुख था, दुख समुदाय था। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दें ताकि आपको पूरा दिखाई दे। तो दुख था, दुख समुदाय था, दुख निरोध था, और दुख आपका निरोध गामिनी प्रतिपदा था। इसे क्या कहते हैं? इसे सिद्धांत और अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने जो 4 आर्य सत्य बताए थे वो ये 4 आर्य सत्य हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग भी बताए थे, जिसे 8 मार्ग जो है वो कहते हैं। अब पूछा जाता है क्वेश्चन बौद्ध संगीतियों से लेकर के आयोजन की कहाँ कहाँ हुआ था। टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। इसकी पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? मतलब स्थान क्या था? राजगृह था। शासक उस समय कौन थे? तो आपके अजातशत्रु थे। और इसमें सबसे विशेष क्या हुआ था? तो सुत्त और विनय पिटक इनका संकलन हुआ था। 2021 पेट में आया क्वेश्चन। इसकी ट्रिक भी है, आपको कई बार मैंने बताई, आजा राजा महाराजा वैश्या सबका काल, ऐसे करके। तो वो जो आजा राजा महाराजा होता है ना, उसी से ही आता है। आजा से अजातशत्रु, राजा से राजगृह, और महाराजा से महाकश्यप। तो इसमें स्थान, शासक और शासनकाल भी जो है वो तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। बाकी दूसरा जो है बौद्ध संगीति, इसमें 383 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान क्या था? वैशाली था। और यहाँ पर जो शासक थे वो कौन थे? कालाशोक थे। और यहाँ पर ऐसा कोई विशेष नहीं है, ठीक है। तीसरे बौद्ध संगीति की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 255 ईसा पूर्व में हुआ था ये, और पाटलिपुत्र स्थान था, और शासक कौन थे इसके? अशोक थे। और यहाँ पर जो विशेष था वो अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। पहली बौद्ध संगीति में आपका शुद्ध और विनय पिटक, और तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक। ध्यान दीजिएगा, जब बौद्ध संगीतियों की बात होती है तो 4 थी, क्योंकि अभी हम बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म भी पढ़ेंगे। तो चौथी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो यहाँ पर पहली सेंचुरी थी कहाँ पर? तो कुंडल वन में। और शासक कौन थे? कनिष्क। ये बहुत पूछा था कनिष्क का नाम, इसको एकदम रट के रखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति जो है किसके टाइम में? कनिष्क के टाइम में। और यहाँ पर यह भी पूछा जाता है क्या? तो हीनयान और महायान विभाजन हो गया था आपका। ये चीज अभी आपको रट के दिमाग में रखनी है। चौथी बौद्ध संगीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम हमारे जैन धर्म की तरफ। जैन धर्म की जब बात करते हैं तो वहां पर नाम देखने को मिलता है महावीर स्वामी जी का। महावीर स्वामी की जब बात करेंगे तो वहां पर टोटल कितने तीर्थंकर थे? टोटल 24 तीर्थंकर थे। पहले इसमें से कौन थे? पहले थे ऋषभदेव, और इन्हीं का नाम आदिनाथ भी था। इन 24 तीर्थंकर में जो 23वें नंबर के थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जो है वो सम्मेद शिखर पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। अगर पेपर का लेवल कठिन किया जाएगा ना तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? ऋषभदेव थे, और लास्ट वाले थे महावीर स्वामी। तो इनको हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं। दोनों में अंतर है। अगर वास्तविक नाम पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी जी का आएगा, केवल संस्थापक लिखा रहता है तो फिर हम ऋषभदेव जी के साथ जाते हैं।
इनका जन्म कहाँ हुआ था महावीर स्वामी जी का? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली के अंतर्गत ये पड़ता है। कई बार ऐसा होता है ऑप्शन में वैशाली ही दिया होता है, कुंडल ग्राम नहीं होता है, इसलिए दोनों पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं तो 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी और उसके बाद ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी भी याद रखिएगा, पूछा बहुत जाता है, इसके तट पर इन्होंने कैवल्य प्राप्त किया था। तो यहाँ पर ऋजुपालिका नदी थी। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा था? अहिंसा था। और महावीर को जिन यानी कि विजेता जो है वो कहा गया है। इनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अहिंसा, और इनको विजेता जो है वो कहा गया, जिन यानी कि विजेता। अब 5 महाव्रत थे, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं पेट में। तो पंच महाव्रत की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से पंच महाव्रत है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। पहले सत्य वैसे आता है, सत्य फिर अहिंसा, तो इसमें आगे पीछे लिख दिया गया सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये महावीर जी ने जो है लास्ट वाला ब्रह्मचर्य जोड़ा था। पहले तो ये 4 ही थे। त्रिरत्न की बात करते हैं तो त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये आपके त्रिरत्न में आते हैं। विभाजन की बात करते हैं तो मौर्य काल में अकाल पड़ गया था और फिर वहां पर मौर्य काल में अकाल के बाद ये बट गया था श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे जिसमें स्थूल भद्र का नाम देखने को मिलता है, और दिगंबर की बात करते हैं तो ये कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, नग्न अवस्था में रहते थे, और इसमें नाम देखने को मिलता है भद्रबाहु का। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं और ये आपका विभाजन यहाँ से हो गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ है जब बात करते हैं जैन धर्म की, और जब हम ऊपर अभी बात करके हैं वहाँ पर हीनयान और महायान की नाम देखने को मिलता है। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म में आप आपस में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को अच्छे से दिमाग में याद कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम मौर्य वंश को लेकर के, जहाँ पर हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। सम्राट अशोक तो है ही, पर स्थित जो स्टार्ट होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। तो संस्थापक इसके कौन थे? मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य थे, आपको याद होगा। तो घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक, उसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये आपके शासन गद्दी पर बैठे थे और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इनकी हेल्प किसने की थी? तो इनकी हेल्प की थी चाणक्य ने। चाणक्य की पुस्तक कौन सी है? तो चाणक्य का ही नाम अन्य कौटिल्य भी है। इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। इसकी मदद से नंद वंश, घनानंद जो है इसको मारा था इन्होंने, और 305 जो बीसी है उसमें सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था। मेगस्थनीज की बात करते हैं, ये चीज अलग है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूर्ण विराम लगा है। ये जो वंश की स्थापना की थी ना वो नंद वंश को हरा करके की थी, तो वहां से स्थापना हो गई, वो बात अलग है। फिर ये जो सेल्यूकस निकेटर को हराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने काल में हराया, तो 305 बीसी में। मेगस्थनीज की बात करें तो ये इन्हीं के टाइम में था। तो इनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है, इंडिका, किसके काल में था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। राजदूत बन करके आया था इनके टाइम में। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से जैन दीक्षा भी ली थी। भद्रबाहु अभी मैंने नाम बताया इससे जस्ट ऊपर, जब हमने बात की दिगंबर, ये श्वेतांबर और दिगंबर को लेकर के। तो स्थूल भद्र और भद्रबाहु बताया, तो क्योंकि मौर्य काल में अकाल पड़ गया था तो ये गए तो इन्हीं के पास थे, और यहीं से ये नाम देखने को आपको इससे जुड़ा हुआ देखने को मिला भद्रबाहु को लेकर के। तो भद्रबाहु से जैन दीक्षा की इन्होंने ली थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने ली थी, और श्रवण बेलगोला में इन्होंने प्राण त्यागे थे। ये नाम जो देख रहे हैं श्रवण बेलगोला, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब बात करते हैं बिंदुसार को लेकर के। बिंदुसार इनके टाइम में दूसरा आया। जैसे एक ऐसा होता है ना, एक मौर्य साम्राज्य चला, एक व्यक्ति का टाइम पीरियड खत्म हुआ, फिर अगला व्यक्ति आया, तो अगला इन्होंने शासन संभाला बिंदुसार। इनको उपाधि मिली थी अमित्र घात के नाम से। बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय को इन्होंने जो है वो माना था। सम्राट अशोक भी इन्हीं के काल में आए। अशोक जो है इस काल में सबसे महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। अभिलेखों में इनका नाम देखने को मिलता है देवनाम प्रियदर्शी, और ये पेट 2021 में पूछा गया था कि क्या नाम है इनका? देवनाम प्रियदर्शी। किसमें नाम है, किसका नाम है? अशोक जी का। तो अशोक की बात करते हैं तो इनके टाइम में युद्ध हुआ था बहुत फेमस, वो था कलिंग का युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। भयंकर नरसंहार इसमें हुआ था। इसका वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में देखने को मिलता है? 13वें शिलालेख में। पेट 2022 में क्वेश्चन आया था कि कौन से शिलालेख में जो है ये देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं, इसके बाद भेरी घोष त्याग करके धम्म घोष इन्होंने अपनाया था। इन्होंने ही जब देखा कलिंग युद्ध में इतना ज्यादा रक्तपात हो गया है, तो इन्होंने क्या किया? भेरी घोष त्याग करके धम्म घोष अपनाया, और उपगुप्त से बौद्ध दीक्षा जो है इनके द्वारा ली गई थी। अशोक के जब अभिलेखों की बात करें तो उनकी भाषा क्या है? तो उसकी भाषा मुख्यतः प्राकृत भाषा थी।
शुरुआत से हम भाषा को मेंशन करते आ रहे हैं। ऊपर अभी हमने पाली भाषा की बात की, तो कहाँ पर कौन सी भाषा चल रही है उसको दिमाग में आप बैठा करके रखिएगा। अशोक के जो अभिलेख थे उनकी भाषा प्राकृत भाषा थी और साथ ही ब्राह्मी लिपि दोनों का यूज हुआ था। जबकि जो उत्तर पश्चिम भारत है उनकी अगर बात करें तो उनके अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। दोनों आपको ध्यान रखना है। सांची का स्तूप की बात करें और सारनाथ का स्तंभ की बात करें तो दोनों इसी के द्वारा बनवाया गया था। अभिलेखों को सबसे पहले जो इनके थे, क्या नाम है, अशोक की जब बात करते हैं किसके द्वारा पढ़ा गया था सबसे पहले, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप, इनका नाम भी पूछा गया है कई पेपरों में। ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि जो पेट के लिए आप पढ़ रहे हैं इसकी तैयारी करने से कोई एक पेपर की आपकी तैयारी नहीं हो रही है, हर पेपर की तैयारी हो रही है। चाहे आप किसी भी पेपर में पढ़ लें, ये कॉमन जीके जीएस हर जगह पूछा जाता है। तो इनके अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने जो है वो पढ़ा था। अब बात करते हैं हम अगला गुप्त वंश। गुप्त वंश की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ इंडिया। साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया, भारी विकास आपको यहाँ पर देखने को मिला था। तो विज्ञान और गणित में जो नाम देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आर्यभट्ट का। और आर्यभट्ट की बात करें तो गुप्त काल में ही महान गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया था। तो ये पूछा बहुत जाता है कि किसने दिया था सूर्य सिद्धांत, किस काल में दिया था, ऐसे करके। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किन्होंने, आर्यभट्ट ने बताया था। और इन्होंने दशमलव प्रणाली और शून्य की खोज भी तो की थी, जो कि आप सभी सुनते हैं, आर्यभट्ट के नाम को हर व्यक्ति जानता है, तो इन्होंने ही दिया था। फिर बात करते हैं हमारा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है, इसी गुप्त वंश की जब बात करते हैं तो गुप्त वंश के संस्थापक थे। कई लोग गलती कर देते हैं, जब ऑप्शन में चंद्रगुप्त दे रखा होता है और वो पूछा जाता है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो श्रीगुप्त को ना लगाकर चंद्रगुप्त को लगा देते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त था। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया है, जिसने 319 में गुप्त संवत चलाया था। तो गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। फिर नंबर आता है समुद्रगुप्त का। विजय अभियानों के कारण इतिहासकारों ने विंसेंट स्मिथ, इतिहासकार थे जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ, इन्होंने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। ये पूछा जाता है भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और ये जो दरबारी कवि थे इनके समुद्रगुप्त के, जिनका नाम था हरिशेन, इन्होंने एक रचना लिखी प्रयाग प्रशस्ति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पेट 2022 में आई भी थी। ये वीणा प्रेमी जो है वो थे हरिशेन जी। तो हरिशेन की रचना प्रयाग प्रशस्ति इन्हीं से ही संबंधित है, दरबारी कवि थे इनके, तो इन्हीं के बारे में इन्होंने लिख दिया, छाप दिया। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। पहले जो आए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ध्यान दीजिएगा, पहले प्रथम आए फिर द्वितीय आए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जब बात करते हैं तो विक्रमादित्य इन्हीं का ही दूसरा नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। शकों को इन्होंने हराया था और सकारी की उपाधि इनको मिली थी। किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी की उपाधि मिली थी। मेहरौली एक लौह स्तंभ है जिसको इन्होंने बनवाया था। साथ ही चीनी यात्री जो फायान था, बहुत पूछा जाता है चीनी यात्री फायान जो है वो किसके शासनकाल में आया था, तो विक्रमादित्य के काल में आया था। और दरबार में इनके नवरत्न भी थे, और नवरत्न में कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह हो गए, और प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। पेट में आया क्वेश्चन धन्वंतरी, तो ये सब आपके नवरत्न थे दरबार में। किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला नाम है हर्षवर्धन, जो कि थे पुष्यभूति वंश से संबंधित। हर्षवर्धन की पहली जो राजधानी थी पूछी जाती है तो थानेश्वर थी, पेट 2023 में आया है। बाद में इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से ट्रांसफर कर दी। कहाँ ट्रांसफर कर दी, कन्नौज ट्रांसफर कर दी। पहले क्या थी, थानेश्वर थी, और उसके बाद कहाँ ट्रांसफर हुई, कन्नौज में। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, अभी हमने जो बात की थी चीनी यात्री, वो आपका था फायान। फायान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, पर ह्वेनसांग जो आया, हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, दोनों में हा है। तो ह्वेनसांग जो है यात्रियों का राजकुमार भी कह सकते हैं, इसी के टाइम में आया था। देख रहे हैं पेट 2021, 22, 23 यहीं से सब क्वेश्चन बन रहे हैं। तो प्रयाग महादान की बात करें तो हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद, प्रयाग महादान का आयोजन भी जो है वो करता था। शिक्षा की अगर बात करें तो हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को भारी संरक्षण और दान भी जो है वो दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय इसी हर्षवर्धन के टाइम में आपको देखने को मिलता है कि भारी संरक्षण और दान इनके टाइम में दिया गया। दरबारी कवि जो इनके थे उनका नाम क्या था, बाणभट्ट था। और बाणभट्ट को लेकर के पूछे जाती है इनकी रचना, इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी है। दोनों पूछी जाती हैं कि किसकी हैं, तो कादम्बरी और हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट की है। स्वयं जो हर्ष है ना, इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। जो हर्ष थे
इन्होंने जो हर्षवर्धन की ऊपर से बात हम करते हैं, इनके 3 नाटक थे, एक रत्नावली था, एक प्रियदर्शिका था और एक नागानंद था। ध्यान दीजिएगा, दरबारी कवि के ने अलग लिखे हैं और इन्होंने स्वयं जो है वो अलग लिखे हैं, दोनों में अंतर है। फिर बात करते हैं नर्मदा नदी पर, जो नर्मदा नदी का तट है उस पर चालुक्य शासक थे जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इसी हर्षवर्धन को हरा दिया, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हर्षवर्धन वंश की बात कर रहे हैं, और हर्षवर्धन वंश को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया और हर्ष को हरा दिया। और इसका जो वर्णन है वो कौन से अभिलेख में देखने को मिलता है? पेट 2023 में क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, तो आप क्या कहेंगे? ये एहोल अभिलेख में जो है वो देखने को मिलता है। चलिए ये चीज क्लियर हो गई। बात करते हैं हम हमारा अगला वंश जो कि है राजपूत काल। राजपूत काल में छोटे छोटे इस तरीके से काल आपको देखने को मिलते हैं, तो इनके बारे में जो मेन पॉइंट है वो आपको जरूर पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है चंदेल वंश। खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल जो शासक थे इनके द्वारा करवाया गया था। पेट में आया क्वेश्चन। परमार वंश की बात करें तो इसके सबसे प्रतापी शासक कौन थे? राजा भोज, जो अपनी विद्वता और शिक्षा प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। सोलंकी वंश की बात करें तो गुजरात से संबंधित हैं, शासक इनके भीमदेव प्रथम थे, और इन्हीं के शासनकाल में महमूद गजनवी जो थे इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। आप सभी ने नाम जरूर सुन रखा होगा सोमनाथ मंदिर को लूटने के संबंध में। फिर बात करते हैं चौहान वंश को लेकर। सबसे प्रतापी शासक था पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दोनों युद्ध पूछे जाते हैं आपसे। तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था वो सबसे प्रतापी शासक था। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में। इसी पृथ्वीराज चौहान जो है इसने मोहम्मद गौरी को हराया था इसमें। फिर तराइन का दूसरा युद्ध भी हुआ जो कि 1192 में हुआ। यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने वापस से जो पृथ्वीराज चौहान है इसको हरा दिया, और भारत में मुस्लिम जो सत्ता थी उसकी नींव जो है वो इस प्रकार से जो है इसने रखी मोहम्मद गौरी ने। तो ये दोनों युद्ध जो आप देख रहे हैं इनके आपको नाम जो है वो रट के रखने हैं, दोनों जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगला नाम देखने को मिलेगा काल को लेकर, सल्तनत काल। सल्तनत काल में जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसकी एक ट्रिक भी होती है, गुड़ खाओ तसला में, उससे एक सीरियल से सारे वंश भी याद रख सकते हैं। तो गुलाम वंश की बात करते हैं। सबसे पहले सल्तनत काल में आता है गुलाम वंश, 1206 से 1290 के बीच में चलता है। संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनके टाइम में जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक इसी का ही नाम है, जो संस्थापक था, इसको कहते थे लाख बख्श। लाख बख्श की उपाधि से जाना जाता था। कुतुब मीनार की जब बात करते हैं कि किसने स्टार्ट कराया था इसको बनवाना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। पर जो इल्तुतमिश था ये वास्तविक इसका संस्थापक था। किसका? गुलाम वंश का। और ये कुतुब मीनार को जो इसने स्टार्ट करवाया था ना ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसको फिनिश कराने का काम भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। इल्तुतमिश जो है वास्तविक संस्थापक था। 40 दल का गठन इसने किया था, और इक्ता प्रणाली पूछी जाती है। ये जो 40 दल और इक्ता है ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि इसी के टाइम में आपको देखने को मिलता है। इल्तुतमिश ने जो है ये गठन करवाया था। रजिया मतलब इसी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहले हो गए, उसके बाद हमारा आया इल्तुतमिश का नंबर गुलाम वंश में, और गुलाम वंश में तीसरे नंबर पे देखने को मिलता है रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्तान की बात करें तो पहली महिला शासिका थी ये क्वेश्चन। वैसे तो देखिए अगर हम रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, पर हमने क्या स्टार्टिंग बताया कि हम आपको एक प्रकार से मैराथन टाइप में करा रहे हैं कि सारी चीजें आपको कम से कम टाइम में करा पाएं और सारी चीजें कवर भी हो जाए। तो इसीलिए आपको जो बहुत ही मेन है वही चीज हमने यहाँ लिखी हुई है। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप चाहें तो अलग से भी उसको पढ़ सकते हैं। रजिया की बात करें तो पहली महिला शासिका थी। फिर उसके रजिया सुल्तान के बाद नंबर आता है बलबन का। बलबन की बात करें तो लौह रक्त की नीति बहुत पूछी जाती है, किसके द्वारा दी गई थी। और सिजदा और पैबोज प्रथा पूछी जाती है कि किसके द्वारा दी गई थी। बलबन के द्वारा दी गई थी। और बलबन किसके टाइम में था? गुलाम वंश के टाइम में था। क्लियर हो गया होगा इन चारों में जो मेन बातें हमने बता दी। अब बात करते हैं अगला वंश। मैंने बताया था ट्रिक, गुड़ खाओ तो गा से गुलाम हो गया, खाओ से खा से खिलजी वंश हो गया। तो 1290 से 1320 तक टाइम था इसका, और यहाँ पर संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के। यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी था, देखिए संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है, पर जो अलाउद्दीन खिलजी ये अलग नाम है। ये सबसे विशाल स्थायी सेना थी इसकी, नगद वेतन था, और सबसे ज्यादा जो पूछा था अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड वो है बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली। कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी लाया था। घोड़ा दागने की प्रथा पूछी जाती, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी का नाम केवल इतना याद रखना है कि ये संस्थापक थे, बाकी सारी बातें आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखनी है। बढ़ते हैं तीसरे वंश की तरफ जो कि है तुगलक वंश, 1320 से 1414।
तो गुड़ खाओ फिर तसला, ट्रिक मैंने जो बताई ना, तो ता से आपका तुगलक वंश हो गया तसला से। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है इसके संस्थापक थे तुगलक वंश के। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का नाम देखने को मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्होंने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर की थी और सांकेतिक मुद्रा इन्होंने चलाई। और इब्ने बतूता जो है ये यहाँ पर इनके टाइम में जो है वो आया था। पूछा जाता है कि किसके टाइम में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इब्ने बतूता आया था। फिरोज शाह की बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, तो फिरोज शाह इन्होंने नहरों का जाल बनवाया, ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है वो लगवाया था। तो ये आपको फिरोज शाह जो तुगलक हैं उनके टाइम में देखने को मिलता है। तुगलक वंश हो गया। फिर है आपका सैयद और लोधी वंश 1414 से 1526 के बीच में। यहाँ से जो 1526 देख रहे हैं ना, फिर ये 1526 से बाबर का टाइम शुरू हो जाता है, मुगल काल शुरू हो जाता है, जहाँ पर बाबर फिर हुमायूं अकबर जहांगीर चलता रहता है। तो ये आपका सैयद और लोधी वंश है। ये इसी जो हम वंश की बात कर रहे हैं सल्तनत काल की, तो इस सल्तनत काल का आखिरी वंश है। तो इसमें हम बात करते हैं संस्थापक खिज्र खां या बहलोल लोधी करके देखने को मिलता है। सैयद वंश का खिज्र खां है और लोधी वंश का बहलोल लोधी, ये दोनों एक साथ लिख दिए गए हैं। इसमें सिकंदर लोधी के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो 1504 में आगरा शहर किसने बसाया था, सिकंदर लोधी ने। और इब्राहिम लोधी जो है ये जो पानीपत प्रथम वाला युद्ध था उसमें बाबर से हार गया था। और इसी लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं, ये जब इब्राहिम लोधी की बात करते हैं तो लोधी वंशी सबसे आखिरी था 1526 में। तो बाबर ने जो पानीपत में हराया था, यहीं से ही आपका लोधी वंश भी समाप्त हो गया, यहीं से आपका सल्तनत काल भी समाप्त हो गया और यहीं से मुगल काल स्टार्ट हो गया। क्योंकि बाबर ने हराया था तो बाबर ही फिर आगे मुगल काल का संस्थापक में सबसे पहले मुगल साम्राज्य में देखने को मिलता है बाबर। क्लियर हो गया ये चीज़। तो अब बात करते हैं बाबर को लेकर के। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक तो अगर अच्छा लग रहा हो कर ही दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। ऐसे ही क्लासेस हम आपके लिए बाकी जो आगे आने वाले टॉपिक हैं उनको लेकर के भी आएंगे। पीडीएफ के लिए हम टारगेट रखते हैं एक छोटा सा, कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो एक लाइक का टारगेट वो है 1000 लाइक का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर दीजिएगा। जैसे ही कंप्लीट होते हैं पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम वगैरह की लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के कमेंट में और साथ ही डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक। तो बाबर की बात करते हैं। बाबर की बात करें तो 1526 से 1530 का ये समय है। जन्म हुआ था कहाँ पर, फरगना में 1483 में। तुगलमा जो युद्ध नीति है पूछी जाती है बाबर के टाइम में हुई थी, और तोप खाना का प्रयोग भी बाबर ने ही जो है वो किया था। युद्ध जो हुआ था पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था। बाबर ने चारों युद्ध जीते थे, ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो पहला युद्ध इब्राहिम लोधी से लड़े थे। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, 26, 27, फिर 28, फिर 29। तो फिर जो खानवा का युद्ध हुआ ये राणा सांगा के साथ हुआ था। फिर चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो मेदिनी राय के साथ हुआ था। और जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो अफगानों से हुआ था। ट्रिक कैसी है याद करने की, तो पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर, ऐसे सीरियल याद रख सकते हैं। चारों युद्ध बाबर ने ही जीते थे। फिर उसके बाद इनकी आत्मकथा पूछी जाती है। तो तुझके ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है ये आपकी, तुझके बाबरी। हुमायूं की बात करते हैं बाबर के बाद। इनका टाइम पीरियड था 1530 से 1540 और 1555 से 1556। ये दो टाइम क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बीच में भाग गए थे। अभी आगे बात करते हैं। तो पहला युद्ध हुमायूं के टाइम में हुआ था, चौसा का युद्ध, जो कि हुआ था 1539 में। 1539 में हुआ। और कन्नौज का युद्ध इन्होंने जो लड़ा वो 1540 में। 30 से 40 तक है ना, तो इसमें 39 से 40 में दो युद्ध याद रखने हैं। शेरशाह सूरी से ये जो है वो हार गए थे हुमायूं, ध्यान दीजिएगा। दो युद्ध लड़े, उसके बाद ये शेरशाह सूरी से हारे, तो फिर यहाँ से ये भाग गए थे 40 में हारने के बाद। फिर 1556 में इन्होंने दीन, ये जो इनकी मृत्यु की बात करते हैं पूछा जाता है, तो 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके इनकी मृत्यु 1556 में हो गई थी। तो इसीलिए 1555 से 56 का टाइम फिर से देखने को मिलता है। और ये जो बीच का टाइम आप देख रहे हैं ना, ये टाइम देखने को मिलता है शेरशाह सूरी को लेकर के, जो कि इन्हीं के काल के बीच में आपको देखने को मिलता है। शेरशाह सूरी के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे ग्रांड ट्रंक रोड पूछ ली जाती है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। बात करते हैं हुमायूं की जीवनी को लेकर के। तो इनकी हुमायूं नामा जीवनी का नाम है। इसकी बहन थी गुलबदन बेगम, इसके द्वारा लिखी गई थी हुमायूं नामा। नाम भी याद रखना है, किसके द्वारा लिखी गई, गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूं के बाद नाम देखने को मिलता है अकबर का। अकबर का टाइम पीरियड था 1556 से 1605 के बीच में। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है बहुत पूछा जाता है, 1556 में हुआ था ये, और बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। देखिए हमने सब कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है ताकि आपको
बैरम खां इसका संरक्षक था, तो ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज करने में आसानी रहे। फिर बात करते हैं 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। महाराणा प्रताप जो है इनके साथ अकबर का युद्ध जो है वो हुआ। एक प्रश्न आपके लिए हम छोटा सा रख रहे हैं कि ये जो युद्ध हुआ बैरम खां और हेमू के बीच में या महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, तो इसमें हल्दी घाटी के युद्ध और पानीपत के दूसरे युद्ध में जीता कौन था, ये आप कमेंट में बताइएगा। फिर पूछा जाता है मनसबदारी प्रथा जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई, अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई। 1582 में ही दीन इलाही किसके द्वारा चलाया गया था, तो इन्होंने ही चलाया, अकबर ने। देखिए दीन इलाही अलग चीज है, दीन पना जो अभी हम पढ़ के आए ऊपर पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके मृत्यु हो गई, वो हुमायूं अलग है। फिर बात करें 1564 में, तो जजिया कर जो था वो इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जो कि अभी हमने ऊपर बताया था कि लगाया गया था। अकबर के नवरत्न को लेकर के बात करते हैं, तो अकबर के नवरत्न दरबार में थे, इनमें प्रमुख थे टोडरमल, वित्त या राजस्व मंत्री थे। तानसेन जो है वो महान संगीतज्ञ थे। अबुल फजल जो है अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना इन्होंने की थी। तो ये नवरत्न तो वैसे और भी देख सकते हैं, जो ज़्यादातर 3-4 हैं, ये बहुत रिपीट होते हैं, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने वहाँ पर लिख दिए हैं। फिर बात करते हैं जहांगीर को लेकर के। तो जहांगीर का जो काल था वो चित्रकला का स्वर्ण काल था। अकबर देख के आए, अकबर के बाद चित्रकला का स्वर्ण काल जो है इन्हें कहा जाता है जहांगीर के काल को। आगरा किले में न्याय की जंजीर इन्होंने लगवाई। कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो किसके टाइम में आए थे, बहुत पूछा जाता है। ये दोनों नाम जो देख रहे हैं ना, जहांगीर के टाइम में आए थे। कैप्टन हॉकिंस भी आया था और थॉमस रो भी आया था। यही मैंने ज़्यादातर जितने भी पेपर देखे हैं ये नाम बहुत पूछे जाते हैं। शाहजहां की बात करते हैं, जहांगीर के बाद जब शाहजहां की बात करते हैं, ताजमहल का नाम आता है, ताजमहल का नाम आएगा तो स्थापत्य कला की बात आएगी, तो वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे कहेंगे, शाहजहां को कहेंगे। लाल किला, जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल के अंदर रंगीन पत्थरों की नक्काशी जिसका नाम था पिएट्रा ड्यूरा, तो पिएट्रा ड्यूरा जो है ये आपका इसी के समय लोकप्रिय हुई थी। देखिए पेट 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। फिर औरंगजेब की बात करते हैं, शाहजहां के बाद नंबर आता है किसका, औरंगजेब का। तो ये औरंगजेब का टाइम था 1658 से 1707 तक। इसे जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। इस 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर पुनः जो है इसके द्वारा लगा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, जो कि जजिया कर ऊपर समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा, यहाँ पर देखेंगे अकबर के द्वारा है। अकबर के द्वारा मैंने बता दिया है कि जजिया कर 1564 में इन्होंने समाप्त कर दिया। पर जब इन्हीं के आप मुगल काल की हम बात कर रहे हैं, तो औरंगजेब की जब नंबर आया तो इन्होंने जजिया कर पुनः फिर से लगा दिया। अब बात करते हैं आगे हम मराठा शक्तियों को लेकर के। आप देखेंगे तो हम जो आपका कोर्स है ना उसी के सीरियल से चल रहे हैं। ये जो आपका 5 नंबर का कोर्स है, देखिए हम सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति देखे, फिर बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, फिर जैन धर्म, फिर मौर्य, फिर गुप्त हो गया, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त, फिर हर्षवर्धन राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल, अब यहाँ मराठा पे हम पहुँच गए। तो आपके सिलेबस में जो चीज़ें दे रखी हैं हमने पूरा उसका ध्यान रखा है कि उसी के अकॉर्डिंग चलें। तो फिर मराठा शक्तियों की जब बात करते हैं तो हमारा नाम देखने को मिलता है शिवाजी का। तो शिवाजी की जब बात करें तो 1627 में इनका हुआ था जन्म, और 1674 में रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था और राज्याभिषेक जो है वो इनका हुआ था। शिवाजी के जो गुरु थे इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे समर्थ रामदास, इनके गुरु जी का नाम, तथा राजनैतिक गुरु ज़्यादातर आप देखेंगे तो राजनैतिक गुरु का ही नाम देखने को मिलता है, दादाजी कोंडदेव। पर आपको दोनों नाम याद रखने हैं, आध्यात्मिक गुरु भी याद रखना है और राजनैतिक गुरु भी याद रखना है। अष्टप्रधान की बात करें तो शिवाजी, मराठा शक्ति की जब बात करें तो शिवाजी के टाइम में अष्टप्रधान थे। प्रशासन में टोटल 8 मंत्री थे। प्रमुख पद जैसे पेशवा जो था वो प्रधानमंत्री का पद था, अमात्य वित्त मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री। इसी प्रकार वाक्या नवीस, सूरन नवीस, सेनापति सरे नौबत था, पंडित राव न्यायाधीश, ये सभी अष्टप्रधान थे। 8 मंत्रियों का जो है वो समूह यहाँ पर देखने को मिलता था। यहाँ पर जब आय की बात होती है तो आय के लिए चौथ यानी 1/4 और सरदेशमुखी यानी 1/10 टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था। 1665 में जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई थी। इन्हीं के और शिवाजी के समकालीन महाराष्ट्र के संत थे तुकाराम। तुकाराम से क्वेश्चन पेट 2021 में आया है। तो शिवाजी के समकालीन महाराष्ट्र के जो आपके संत थे उनका नाम पूछा गया था, तो तुकाराम था। और पुरंदर की संधि जो हुई थी वो 1665 में हुई थी जयसिंह के साथ, उनका नाम आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम हमारा ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं 1857 की क्रांति को लेकर के। तो ब्रिटिश राज्य के अभ्युदय की जब बात करते हैं तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई
तब भारत पर मुगल सम्राट का शासन था और उसमें किसका शासन था? अकबर का था। पेट में आया क्वेश्चन कि किसका था? अकबर का था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो कौन से मुगल शासन था? अकबर। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज थे, इन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था और मीर जाफर जो है उसकी गद्दारी से ये जो है वो इन्होंने हराया था। मतलब एक ना एक कोई ना कोई कारण तो बनता ही किसी की हार का। तो फिर प्लासी के युद्ध की बात करते हैं, फिर बक्सर का युद्ध। अच्छा, आपके पेपर में हर तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे डायरेक्ट प्लासी का युद्ध भी पूछ सकता है, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि किसके किसके बीच हुआ था। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आप याद रखें। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, 1764 में। हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध के थे और शाह आलम द्वितीय जो मुगल के थे, इनकी संयुक्त सेना को हराया था। किसने? हेक्टर मुनरो ने। 1765 की इलाहाबाद संधि से बंगाल और बिहार की दीवानी जो है इसमें मिली थी। फिर बात करते हैं ब्रिटिश नीतियों को लेकर के। तो ब्रिटिश नीतियों में नाम देखने को मिलता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इन्होंने लाए थे स्थायी बंदोबस्त, जो कि 1793 में लाए थे। लॉर्ड वेलिजली की बात करें तो ये सहायक संधि लाए थे। सीधे सीधे यही पूछा जाता है आपसे कि स्थायी बंदोबस्त कौन लेकर के आया था, उनका नाम बताइए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड डलहौजी की पूछी जाती है तो हड़प नीति पूछी जाती है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनका कट्टर समर्थक था सतारा, झांसी और अवध है, हड़प्पा है, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। 1851 में की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लॉर्ड डलहौजी थे ना, इन्होंने अवध के बारे में कहा था कि ये चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। ये जो है पेट 2023 में क्वेश्चन आया था। तो ये जैसे किसी ने कोई स्पेशल दिया होता है किसी प्रकार का वक्तव्य, तो वो डायरेक्ट जो है वो पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के, जो कि 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले तो कारण पूछा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी वो आपको देखने को मिलेगी, और तात्कालिक जो कारण था उसमें देखने को मिलता है ये एनफील्ड राइफल में गाय या सुअर की जो चर्बी वाले कारतूस थे। ज़्यादातर यही कारण देखने को मिलता है तात्कालिक वाला। वो वाला डलहौजी की जो हड़प नीति है वो इतना मेन कारण में नहीं आता है, इसीलिए यही आप कहीं भी 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो यही कारण देखने को मिलता है। शुरुआत की बात करें तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने बगावत की थी, और वास्तविक शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से। 1857 की क्रांति की एक्चुअल जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये बहुत पूछा जाता है। देखिए पेट 2022 में आया, लॉर्ड कैनिंग था जब 1857 विद्रोह का समय था। प्रमुख केंद्र और नेता की बात करते हैं तो जैसे दिल्ली से अगर बात करते हैं तो भारतीय नेता कौन थे दिल्ली से? बहादुर शाह जफर थे। बख्त खान भी इन्हीं का नाम है। ब्रिटिश के कौन दमनकर्ता थे जिन्होंने इस विद्रोह का दमन किया था? निकोलसन थे और हडसन थे। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर रट लीजिएगा। कानपुर की बात करते हैं तो नाना साहब और तात्या टोपे थे जिन्होंने इसका विद्रोह का अपनी तरफ से बिगुल बजाया था, और उसके बाद ब्रिटिश दमनकर्ता जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया था वो थे कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल। फिर लखनऊ का तो नाम आप सभी ने सुन रखा है, बेगम हजरत महल, और यहाँ पर हेनरी लॉरेंस थे दमनकर्ता में और कैंपबेल थे, यहाँ पर कैंपबेल यहाँ भी हैं। झांसी के तो आपने बचपन से सुन रखा है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो रानी लक्ष्मीबाई। और अगर दमनकर्ता की बात करें तो जनरल ह्यूरोज थे। फिर जगदीशपुर की बात करते हैं, बिहार के अंतर्गत जो पड़ता है, कुंवर सिंह थे, और बिहार का सिंह कहा जाता है इनको। कुंवर सिंह की बात करते हैं तो इसका जो दमन करता है जगदीशपुर बिहार की बात करें तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर का नाम देखने को मिलता है। फिर है हमारा ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, क्योंकि लास्ट में हमारा यही टॉपिक था, हम आपको कोर्स में देखेंगे तो ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक क्या प्रभाव देखने को मिला, ये भी आपके कोर्स में है। तो आर्थिक शोषण जैसे धन निष्कासन का सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी जी थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में दिया था जिसका नाम था पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक जो है वो दादा भाई नौरोजी जी की थी। इसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निष्कासन का सिद्धांत जो है वो दिया था। भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पूरी तरीके से पतन हो गया था जब ब्रिटिश राज्य जो है, इसका प्रभाव की हम बात करते हैं तो नई भू राजस्व प्रणाली जो थी इन्होंने किसानों को कर्ज के जाल में फंसा दिया था। अगर संचार और परिवहन के विकास की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में भारत में पहली रेलवे चलाई गई थी 1853 में। कहाँ से कहाँ? मुंबई से ठाणे चली थी, और ये पेट 2022 में आया था क्वेश्चन। इसके साथ ही आधुनिक डाक एवं तार टेलीग्राफ व्यवस्था का विकास हुआ था जिसने भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरीके से बदल दिया था।
सामाजिक सुधार की अगर बात करें तो सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम देखने को मिलता है, जहां पर सती प्रथा का अंत जो है इनके टाइम में हुआ था। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, वो कब आया था? 1856 में। सती प्रथा का अंत इनके टाइम में हुआ था, पर किया किसने था वो आपसे पूछा जाता है, तो वो आपको बताना है कमेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए। हालांकि भारतीयों ने इसे अपने धर्म में अंग्रेजों का हस्तक्षेप जो है वो माना था। तो इसी के साथ ये हमारा पूरा कोर्स जो है वो समाप्त हुआ। और जैसा कि लास्ट में हम आपसे एक नए क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि जो सती प्रथा का अंत है इसको लेकर के कौन थे पुनः जागरण के संबंध में जिनका नाम देखने को मिलता है? आपके लिए कुछ ऑप्शन भी हैं, दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन राय, या फिर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस तरीके का ऑप्शन है। तो कोई भी इन चारों ऑप्शन में से एक चौथा ऑप्शन ये भी रख लीजिए, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हमने इस पीडीएफ के लिए आपके लिए बहुत सारी मेहनत की है कि कम शब्दों में सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो आपकी सभी कवर हो जाएं। तो एक अच्छा सा कमेंट भी वीडियो के मेन कमेंट में कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा ही अगला वीडियो इससे बेहतरीन और हम आपके लिए ला सकें। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, या फिर आपका व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा। तो अभी के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।